नमस्कार, मैं यशिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका एक मुलाकात के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के एक जाने माने फिल्म क्रिटिक जो पिछले 30 सालों से सिनेमा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसमें अपने लेख लिख रहे हैं, अपनी राय लिख रहे हैं। नेशनल अवार्ड से सम्मानित मैं एक मुलाकात में स्वागत करना चाहूँगी श्री दीपक दुआ जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एज अ फिल्म क्रिटिक आपकी राय में और आम ऑडियंस की राय में क्या फ़र्क देखने को मिलता है? फिल्म क्रिटिक को सबसे पहले तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो राय रखे। उसका काम राय रखना नहीं है, उसका काम फिल्म को परखना है, फिल्म को उसकी खूबियों खामियों के आधार पर परखना, ये फिल्म क्रिटिक का काम है। परखने के बाद वो एक राय दे सकता है कि वो ये नहीं कह सकता कि मेरी नज़र में फिल्म ऐसी है, उसे ये बताना चाहिए कि फिल्म ऐसी है। और इसके लिए उसको बड़ा तटस्थ होना पड़ता है, बड़ा निष्पक्ष होना पड़ता है। जो तमाम तरह के दबाव हैं फिल्म रिव्यू के, चाहे वो बाहरी दबाव हो और उनसे भी बढ़कर जो एक अंदरूनी दबाव है, मैं का दबाव, मेरी विचारधारा का दबाव, मेरी निजी पसंद नापसंद का दबाव, उन सब से अलग हटकर खुद को डिटैच करते हुए किसी फिल्म समीक्षक को ये बताना होता है कि मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ उस फिल्म में क्या खूबियाँ मुझे दिखाई दी, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, कहाँ वो बेहतर हो सकती थी, कहाँ फिल्मकार ने या किसी और पक्ष ने कोई कमी दिखा दी, या कहाँ वो बड़ा अच्छा काम कर गए, कहाँ उनको बेहतर किया जाना चाहिए था, या किस प्रकार से कहानी को पेश किया गया है, या कहानी क्या कहना चाह रही है और क्या वो उसे कहने पाने में सफल हो रही है। ये इस प्रकार की बातें समीक्षक के लिए होनी चाहिए। जहाँ तक कि मेरी निजी राय, मेरा व्यक्तिगत मत, ये अगर समीक्षक अपनी समीक्षाओं में ना ही रखे तो ही समीक्षा की बेहतरी हो। सर, आपकी कोई ऐसी समीक्षा जिसमें आपको आलोचना की सामना करनी पड़ी हो, और अगर हाँ तो फिर आपने संभाला कैसे उस चीज़ को? नहीं, देखिए, हमेशा ये होता है कि आप किसी भी विचार से 100% लोग तो सहमत या असहमत नहीं हो सकते। अगर कोई फिल्म आती है, उसे एक बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलती है, तो भी 2-4% लोग निकल आएंगे जो उसकी बुराई कर रहे होंगे। और इसका उलट भी होता है कि किसी फिल्म की बहुत बुराई हो रही है लेकिन कुछ लोग निकल आएंगे जो उसको पसंद कर रहे होंगे। तो इसी तरह से समीक्षा के साथ होता है। जब आप समीक्षा लिखते हैं तो बहुत सारे पाठक ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि हाँ, ये समीक्षा तो ठीक है, जैसी फिल्म है आपने लगभग वही विचार दिए हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें भी निकल आएंगे कि नहीं, फिल्म तो ऐसी थी और आपने तो ऐसा लिख दिया। तो ये तो देखिए, विचारों का जो आदान प्रदान है और विचारों की जो विविधता है वो तो हर क्षेत्र में रहती है और रहनी भी चाहिए। ये डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है। और इससे एक समीक्षक भी सीख पाता है कि यदि मान लीजिए उसने किसी फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी और लेकिन दर्शक उसे नकार रहे हैं, तो दर्शकों की अगर राय आनी शुरू होती है, आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत लोग कमेंट्स कर देते हैं समीक्षक के ऊपर भी, तो पता लग जाता है कि दर्शक किस प्रकार से सोचता है या किस प्रकार से सिनेमा को देख रहा है। और यदि आप इतने ही अच्छे और प्रभावी समीक्षक हैं तो आप अपनी उस प्रभाव से, उस समीक्षा से दर्शक के विचार को बदल डालिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तो ये राय जो अलग अलग है, ये ज़रूरी भी है और ये होनी भी चाहिए। तभी आप दर्शक की, उसके मन की, अपनी खुद की समीक्षा की, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिनेमा की भी बेहतरी कर पाएंगे। सर, तो मतलब जैसे आप समीक्षा करते हैं, इतने टाइम से करते आ रहे हैं, 1993 से, तो आपको वो नज़रिए में कुछ बदलाव दिखा है कि पहले कैसी फिल्में थी, अब कैसी हैं? बदलाव है। देखिए, तकनीक के स्तर पर चीज़ें बदली हैं, कहानी कहने के तरीके बदले हैं, और चूंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जो आ गई हैं फिल्म देखने को लेकर। हम लोग पहले जैसे थिएटर जाया करते थे, फिर उसके बाद जैसे वीसीआर आए, कैसेटें आई, और फिर वीसीडी प्लेयर्स आए, घर घर में सीडी प्लेयर्स आए, फिर आपके पास यूट्यूब आ गए, मोबाइल आ गए, ओटीटी आ गए। आज हर हाथ में स्क्रीन है, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल थिएटर उसके हाथ में चलता है। घर में यदि 4 लोग हैं, 4 के हाथ में मोबाइल है और चारों अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि घर में ही 4 सिनेमा घर खुल गए। तो ये चीज़ें, बहुत सारी बदलाव तो हैं, और हर आदमी अपने निजी स्पेस में रहकर अपनी किस्म का सिनेमा देख रहा है। तो यहाँ सबको एक तरह का सिनेमा से नहीं हाँका जा सकता। अब चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं, आप सबको एक फिल्म से पसंद करने पर या एक ही फिल्म को नापसंद करने पर मजबूर नहीं कर सकते।
काफ़ी मुमकिन है कि एक ही घर में एक फ़िल्म किसी को पसंद आ रही है और उसी घर के दूसरे सदस्य को फ़िल्म नहीं पसंद आ रही है। तो ये चीज़ें बदली हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि जो फ़िल्म पत्रकारिता या फ़िल्म रिव्यू से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि क्योंकि उनका जो बेसिक काम है वो है दर्शक को सिनेमाई तौर पर साक्षर करना, शिक्षित करना। और उनकी ज़िम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यदि आप सबको ये नहीं बता पा रहे हैं कि सिनेमा किस तरह का आ रहा है, वो किस तरह से देखा जाना चाहिए और उससे आप क्या हासिल कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपकी जो ड्यूटी है वो डगमगा जाती है। सर, इतने बदलाव देखने को मिले हैं, तो आपके नज़रिए में जो भारतीय सिनेमा है वो धीरे धीरे कंटेंट ड्रिवन हो रहा है या अभी भी वो स्टार ड्रिवन जो शैली है प्रभावशाली नहीं, है? वो रियली कंटेंट ड्रिवन हो रहा है। स्टार का जो ऑरा था वो काफ़ी पहले ही डाइल्यूट होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे वो और डाइल्यूट हो रहा है। जहाँ हम ये बात करते थे, और वो स्टार सिर्फ फिल्म के पर्दे पर दिखने वाला स्टार ही नहीं, फिल्म के निर्देशन का भी स्टार है। बहुत पहले ऐसा होता रहा है कि किसी एक डायरेक्टर की फिल्म आई तो लोगों ने अच्छा डायरेक्टर ये है तो फिर अच्छी ही होगी ये मान लिया जाता था, या हीरो ये है तो हम ज़रूर देखेंगे बिना ये सोचे कि वो कैसी होगी। लेकिन अब जो दर्शक है पिछले कुछ सालों से, और मैं जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चैनल्स आए, मैं पिछले 20-25 सालों की बात करूँगा, उनको श्रेय देना चाहूँगा। उसके बाद ये चीज़ें बहुत हुई कि अब दर्शक जो है वो उसे आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत बार बार आप उसे उल्लू नहीं बना सकते। वो समझता है कि इस स्टार की पिछली फिल्म पिटी थी और यानी इसको स्क्रिप्ट उसने वैसे चूज़ करनी नहीं आई, तो उसकी अगली फिल्म को बड़ा फूक फूक कर देखेगा। और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को दर्शकों ने धूल चटाई है। और निर्देशक के साथ भी ऐसा है। अगर कोई निर्देशक ने मान लीजिए कतार से 10 फिल्में अच्छी बनाई और उसकी 11वीं फिल्म अच्छी नहीं थी, तो दर्शक उसकी 12वीं फिल्म पर उतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। तो कंटेंट ही राजा है और कंटेंट को ही राजा होना चाहिए, तभी सिनेमा बेहतर बन पाएगा। सर, तो क्या ये जो बदलाव है ये छोटे डायरेक्टर्स के लिए और छोटे एक्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बन के आया। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो ये बदलाव है इसमें, और देखिए इसका हमें सबसे बड़ा जो दिख रहा है उदाहरण, वो OTT है। OTT पर स्टार नहीं चल रहा है। स्टार आ जाए और उसको बोनस मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन OTT पर चलती है कहानी। और जब कहानी चलती है तो लोग चाहे रिव्यू के ज़रिए, चाहे सोशल मीडिया पर, या अपनी एक दूसरे को बताकर बातचीत में जब कहते हैं कि अरे वो आई है सीरीज़, वो अच्छी है, तो लोग उसको देखते हैं। और ऐसा हुआ है कि कोई सीरीज़ आई, शुरू के 3-4 दिन उसे नहीं उतना देखा गया, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे उसकी ख्याति फैली तो लोगों ने उसे देखा, पसंद किया, और उसके फिर अगले सीज़न बने, उसके अगले सीज़न की प्रतीक्षा हुई। और यहाँ पर ये नहीं देखा जाता निर्देशक कौन है। OTT में तो आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सीरीज़ के डायरेक्टर का नाम किसी को पता होगा, और ये नहीं पूछा जाता कि हीरो कौन है, स्टार कौन है, सीरीज़ कौन सी है और किस बारे में है। लोग ये पूछ लेते हैं किस बारे में, और उन्हें अगर लगता है कि अच्छा ये हमारे उस जॉनर से मेल खाती है जो हमें पसंद है, तो लोग उसको देखते हैं। और हर तरह का जॉनर आ रहा है। OTT की एक खास बात यह है कि वो बड़ी विविधता से चीज़ें दे रहा है। और OTT में एक और बात भी है कि ना सिर्फ हिंदी सिनेमा में, बल्कि भारतीय भाषाओं की दूसरी जो सिनेमा है उनमें भी बहुत सारी सीरीज़ आई हैं और लोगों ने उनको भी तलाश कर देखा है। और वहाँ पर एक सुविधा है कि हम उनको अपने सबटाइटल्स में या दूसरी भाषा में डबिंग भी उनकी मौजूद रहती है, ऑडियो उनका, तो लोग उसको जाकर भी देखते हैं। तो OTT कंटेंट ड्रिवन बहुत ज़्यादा है फिल्मों की बनिस्बत। फिल्मों में अभी भी वो कारोबार का गणित चलता है। सर, ज़्यादातर जो फिल्म क्रिटिक्स हैं वो रेटिंग देते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, लेकिन आपकी रिव्यूज़ के नीचे हमेशा लिखा रहता है कि रेटिंग का क्या करना है, आप रिव्यू पढ़िए। तो इसका कोई खास रीज़न? देखिए, मैं लिखता हूँ कि रेटिंग की ज़रूरत ही क्या है, रिव्यू पढ़िए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या ख़राब है। इसका कारण ये है कि जब आप रेटिंग देते हैं, आमतौर पर जब देखते हैं आप रिव्यू के ऊपर रेटिंग होती है, तो यकीन मानिए 90% लोग रेटिंग देख के आगे रिव्यू नहीं पढ़ते। अगर रेटिंग नीचे होती है तो लोग स्क्रॉल करके नीचे की रेटिंग देखते हैं। और मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए 5 में से 3.5 स्टार मैंने किसी को दिए, आपने मेरी समीक्षा ओपन की और आपने देखा 3.5, अरे अच्छी है, अब रिव्यू क्या पढ़ना। या 1.5 स्टार है, अरे खराब है, अब रिव्यू क्या पढ़ना। रिव्यू लिखने वाले ने कितनी मेहनत की फिल्म को समझने में, लिखने में और आपको समझाने में, उस मेहनत को दरकिनार कर दिया जाता है पाठक के द्वारा यदि वहाँ रेटिंग मौजूद हो। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। रेटिंग देना भी बाजार का एक दबाव है। रेटिंग दी जाती है ना, हम लोग गूगल मैप पर रेस्टोरेंट्स को रेटिंग देते हैं, किसी खाने की डिश को रेटिंग देते हैं, किसी होटल को, रेस्टोरेंट को रेटिंग देते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो बाजार के दबाव हैं। तो ये, और जो ये बात है कि रिव्यू पढ़िए और फैसला कीजिए, तो कुछ मेहनत पाठक भी तो करे।
उसको भी तो जाके फिल्म समझनी है ना। तो फिल्म को समझने से पहले यदि वो रिव्यू को समझ रहा है तो वो मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत कहीं ना कहीं उसको फल देगी, ये तय है। रिव्यू को गंभीरता से पढ़ें। और मेरे रिव्यू की जहाँ तक बात है, मेरे रिव्यू में कहानी नहीं होती, मैं कहानी का खुलासा बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, हल्का फुल्का बता देता हूँ कि ये ढांचा है। तो कम से कम मेरे रिव्यू को पढ़ने के बाद आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जब आप रिव्यू पढ़ लेते हैं तो अब आप फैसला कीजिए कि अच्छा, रिव्यू में इन्होंने खामियां बता दी, खूबियां बता दी, ये बता दिया, वो बता दिया। अब फैसला कीजिए आप खुद कि अब ये फिल्म अच्छी है या नहीं है, और है तो देखनी है या नहीं देखनी है, और नहीं है तो देखनी है या नहीं देखनी, फैसला आप कीजिए। कुछ मेहनत आप भी तो कीजिए, सब कुछ आपको परोसा हुआ ही क्यों चाहिए। सर, अभी डिजिटल एरा की बात करते हैं कि काफ़ी सालों से हमें, पिछले कुछ सालों से एआई के बारे में सुनने को मिल रहा है कि हर फील्ड में, हर जॉब में एआई अपना रोल ले रहा है, अपनी जगह बना रहा है। तो आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में फिल्म क्रिटिक्स या फिल्म अप्रिसिएशन में एआई अपना कुछ जगह बना पाएगा, या फिर उसे पूरी तरीके से टेक ओवर कर पाएगा? नहीं, देखिए, एआई असल में ना वो चीज़ें बता रहा है जो एआई को हम बता रहे हैं। एआई खुद से तो कुछ जनरेट कर नहीं रहा है। तो आप अभी भी एआई में आप चले जाएं, यदि आप किसी जाके एआई के जो भी ऐप हैं या जो भी वेबसाइट्स हैं उस पर जाकर आप लिखते हैं मुझे फलां फिल्म के बारे में बताओ कैसी है, तो एआई क्या करता है, एआई इंटरनेट पर, वेब वर्ल्ड में जितने भी रिव्यू मौजूद हैं उन रिव्यू का एक सम निकाल के आपको पेश करता है कि इन सारे रिव्यू के मुताबिक ये फिल्म ऐसी है, इन्होंने ऐसा बताया है, इन्होंने ऐसा बताया है, ज़्यादातर लोगों ने अच्छा बताया है, कुछ लोगों ने कमियां भी बताई हैं, वो एक सम अप पेश कर देता है। तो एआई बेसिकली आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा है। तो एआई ही रिव्यू करने लगेगा, ये नहीं हो पाएगा। रिव्यू करना एक राय, निजी जो राय होती है, निजी समझ के आधार पर जो एक समीक्षक अपना प्रभाव विकसित करता है, अपनी एक राय विकसित करता है, एक समझ विकसित करता है, उसके द्वारा जो लेख लिखा जाता है वो रिव्यू है। वो बहुत सारे रिव्यू का सम अप तो आपको दे सकता है, खुद का रिव्यू एआई कैसे देगा या दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसको देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा आगे चल के। सर, आप युवा पत्रकारों को या फिर जो विद्यार्थी हैं, सिनेमा की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं? उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्कोप है आगे? देखिए, सलाह बड़ी प्यारी सी सलाह है। जो भी फिल्म पत्रकारिता को अपनाना चाहें कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, देखो देखो और देखो, और सब कुछ देखो। सिर्फ अच्छा सिनेमा ही नहीं, खराब सिनेमा भी देखो। खराब सिनेमा इसलिए देखो कि आपको पता चले कि आखिर खराब सिनेमा खराब क्यों है। सब तरह का सिनेमा देखो, धीरे धीरे आपको खुद ये समझ विकसित हो जाती है कि अच्छा, ये अच्छा है, ये खराब है, और फिर उन पर दूसरों का लिखा हुआ पढ़ो, उन पर खुद भी लिखो। जो एक पूरी प्रक्रिया है, एक पत्रकार बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो ये भी है कि दूसरे के विचारों को जानो, अपने विचारों को भी बताओ, दूसरों के विचारों से अपने विचारों को मेल करो, अपनी सोच को दूसरे की सोच के साथ मिलाओ। ये पूरा एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से गुजर कर ही कोई पत्रकार, किसी भी बीट का पत्रकार बन पाता है। एक तरफा सोच, एक तरफा विचारों से पत्रकारिता नहीं चलती। तो ये काम करें। और दूसरा, जहाँ तक आपने स्कोप की बात की, तो फिल्म पत्रकारिता के स्कोप यही है कि आप फिल्म पत्रकार होते हैं, फिल्म क्रिटिक होते हैं, आप किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, चैनल में, और आजकल तो आप अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग, अपने यूट्यूब चैनल या कुछ भी आप इस तरह की चीज़ें खोल सकते हैं। लोग अपने अखबार चला रहे हैं, अपनी मैगज़ीन्स निकाल रहे हैं, तो ये सब है उसमें। और लेकिन एक आग्रह इन सब से ये है कि फिल्म पत्रकारिता में आएँ तो पूरी तैयारी के साथ आएँ, सिनेमा की समझ लेकर आएँ, और सिनेमा के प्रति एक जुनून ज़रूर लेकर आएँ। सिर्फ इसलिए कि एक ग्लैमर फील्ड है, यहाँ पर आपको सिनेमा दिख रहा है, बड़े पर्दे के वो सितारे मिल जाते हैं कभी बातचीत करने को, उनके साथ उठना बैठना हो जाता है, जिनके साथ लगता है कि अरे ये तो स्टार हैं। तो ये जो आभा मंडल है, इस आभा मंडल से खुद को दूर रख कर यदि आएँ और सिनेमा की बेहतरी के लिए समर्पित होकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थी हमारी आज की खास एक मुलाकात। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको कुछ सोचने, समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई शख्सियत, नई कहानी और नए अनुभवों के साथ। धन्यवाद।